नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9, यानी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। न्यूज टॉप 9 में आज सबसे पहले बात कोलकाता की होगी, जहां पूर्वी रेलवे की बिल्डिंग की 13वीं मंजिल में जबरदस्त आग लग गई। सिस्टम लाचार नजर आया। बिल्डिंग में न पहले से आपात स्थितियों से निपटने के माकूल इंतजाम थे, न घटना के बाद सही तरीके से ऑपरेशन चलाने की तैयारी। नतीजे में 9 जान चली गई। कोलकाता में इतना कुछ हो गया, लेकिन राजनीति फिर भी नहीं रुकी। टॉप 9 में देखते हैं सिस्टम की सुस्ती, मौत की बिल्डिंग और जानलेवा लिफ्ट की कहानी। सबसे पहले कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर बहुमंजिला इमारत में लगी आग में 9 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में 4 दमकल कर्मी, 2 आरपीएफ जवान और 1 पुलिसकर्मी शामिल है। आग सोमवार शाम 6:10 पर 13वीं मंजिल पर लगी। हादसे के बाद कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर है। ममता बनर्जी ने देर रात घटना स्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने घटना को बेहद दर्दनाक कहा और मृतकों के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा देने की बात कही। ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बिल्डिंग में आग लगने की घटना के बाद रेलवे की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई। यही नहीं, ममता ने आरोप लगाया है कि रेलवे ने हादसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन देर रात तक बिल्डिंग के अंदर कूलिंग का काम चलता रहा। हालात बिगड़ने पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और फंसे लोगों के रेस्क्यू में मदद की। घटना के बाद काफी समय तक आसपास की सड़कों को बंद करना पड़ा। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर स्थित इस न्यू कोयला घाट भवन में पूर्वी और दक्षिणी पूर्व रेलवे का दफ्तर है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग सेंटर भी है। थोड़ी राहत की बात यह रही कि जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त काफी लोग दफ्तर से जा चुके थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि आग बुझाने वाले कर्मी लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। जबकि किसी भी बिल्डिंग में आग लगने से पहले ही लिफ्ट को बंद करने की हिदायत होती है। बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर ईस्टर्न रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का दफ्तर है। दफ्तर में मौजूद एक शख्स मामूली रूप से जख्मी है। आग की वजह से पूरी बिल्डिंग की बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिसकी वजह से ईस्टर्न रेलवे के सभी जोन में टिकटों की बुकिंग ठप पड़ गई है। फायर सर्विस मिनिस्टर सुजीत बोस के मुताबिक बिल्डिंग के अंदर घुप अंधेरा होने की वजह से राहत कार्यों में भारी परेशानी आई। दिक्कत इस बात से ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आग लगने से 1.5-2 घंटे बाद भी हाइड्रोलिक सीढ़ियों से वहां तक पहुंचा नहीं जा सका। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगने से पहले बिल्डिंग से धमाके की आवाज भी सुनाई दी थी। हालांकि देर तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। आग लगते ही बिल्डिंग के बाकी फ्लोर को आनन फानन में खाली करा लिया गया, वरना हादसा और भी गंभीर हो सकता था। और ममता बनर्जी आज अपने चुनावी रण नंदीग्राम के लिए रवाना होने वाली हैं। टीएमसी अपने घोषणा पत्र में क्या क्या ऐलान कर सकती है? बीजेपी बंगाल में अपना घोषणा पत्र कब जारी करेगी? ममता को बंगाल चुनाव में क्यों झारखंड के सीएम की याद आई? बंगाल से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज अपने चुनावी मैदान नंदीग्राम पहुंच रही हैं। अगले 2 दिन तक ममता यहीं डेरा डालेंगी। उन्होंने यहां एक किराए का घर भी लिया है। ममता ने आगे चुनाव तक नंदीग्राम को ठिकाना बनाने का फैसला किया है। कल वो नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगी और 11 मार्च को वापस कोलकाता लौटेंगी। ममता बनर्जी को चुनौती देने जा रहे बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी 2 दिन के बाद 12 मार्च को नंदीग्राम पहुंचने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को ही हल्दिया में नंदीग्राम विधानसभा सीट से उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे। शुभेंदु पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि नंदीग्राम से वो ममता को हराकर ही वापस भेजेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। ममता पहले ही 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी का घोषणा पत्र ममता अपने कोलकाता के कालीघाट वाले घर से ही कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले दौर की वोटिंग 27 मार्च को होगी। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 12 या 13 मार्च को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। दूसरी ओर बीजेपी अपने बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्दी जारी कर सकती है। अभी तक बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों के नामों का ही ऐलान किया है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में पहले दौर की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं।
सोमवार को सोनाली गुहा, दीपेंद्र विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य समेत 5 टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले भी ममता के कई करीबी उनका साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर उन पर कटाक्ष किया है। ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया जाएगा। ममता ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गुजरात मॉडल पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन बाद फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में गरजेंगे। पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया और 20 मार्च को पूर्वी मिदनापुर के काकद्वीप में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से 7 मार्च को चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में उनके 130 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के विरोधी दलों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई है। ममता ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पक्ष में प्रचार करने की गुजारिश की है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हेमंत सोरेन के सामने दुविधा की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में झारखंड की तरह आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। और पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी कैसे बिना लड़े बहुमत में आई, आसाम में किसके दम पर बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटने का दावा कर रही है, ओवैसी की पार्टी ने तमिलनाडु में किसके साथ किया गठबंधन, और राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या कहा। चुनाव और उससे जुड़ी सियासत की दूसरी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक में। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मालदा के जिला परिषद में अब बीजेपी बहुमत में आ गई है। यहां के टीएमसी समर्थित जिला परिषद के अधिकतर सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, अपमान की वजह से टीएमसी के कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी ने असम और पश्चिम बंगाल की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बंगाल के काशीपुर से कमलाकांता हंसदा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं असम के डुमडुमा से रूपेश गौवाला प्रत्याशी होंगे। असम में चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करने पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इसका फैसला पार्टी की संसदीय बोर्ड करती है। सोनोवाल ने कहा कि राज्य की जनता बीजेपी की 5 साल चली सरकार से काफी संतुष्ट है और एक बार फिर जनता सुरक्षा और विकास के लिए बीजेपी को ही मौका देगी। असम सरकार के मंत्री हिमंता विश्वा शर्मा ने दावा किया है कि असम में एक बार फिर बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनेगी। हिमंता ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य 100 सीटों को जीतने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस AIUDF के गठबंधन से बीजेपी को ही फायदा होगा। विधानसभा की 126 सीटों वाले असम में 27 मार्च से 3 चरणों में वोटिंग होगी। तमिलनाडु में कांग्रेस को 25 सीट देने वाली डीएमके ने पुडुचेरी में कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर सोमवार को दूसरे दौर की बातचीत की। 30 सीटों वाले पुडुचेरी विधानसभा में कांग्रेस का जनाधार डीएमके की तुलना में ज्यादा है, इसलिए यहां कांग्रेस डीएमके को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। पिछली बार डीएमके की 2 सीटों पर जीत मिली थी। अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रही ओवैसी की पार्टी AIMIM ने तमिलनाडु में भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। यहां AIMIM और TTV दिनाकरण की पार्टी AMMK के बीच सीटों के बंटवारे पर फैसला हो गया। 234 सीटों वाले तमिलनाडु में ओवैसी को AMMK ने 3 सीटें दी हैं। डॉलर स्मगलिंग केस में घिरे केरल के सीएम पी विजयन ने कल गृहनगर कन्नूर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। विजयन ने जांच एजेंसियों पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। इसी बीच डॉलर स्मगलिंग की जांच करने वाली महिला अधिकारी ने आरोपी स्वप्ना सुरेश पर दबाव में विजयन का नाम लेने की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में बैक बेंचर बन गए हैं। कांग्रेस यूथ विंग से बात करते हुए गांधी ने कहा कि सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाते अगर वो कांग्रेस के साथ बने रहते। राहुल ने कहा कि उन्होंने सिंधिया से कहा था कि एक दिन आप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चुना। नीतीश कुमार एक बार फिर से गुस्से में आग बबूला दिखे। इस बार नीतीश ने विधान परिषद के अंदर आरजेडी एमएलसी सुबोध कुमार को लताड़ लगाई। सुबोध ने एक मंत्री के जवाब देने के दौरान सप्लीमेंट्री सवाल करने की कोशिश की। बस इसी बात पर नीतीश कुमार भड़क गए। तेरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए। तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए।
और पीएम कहां करेंगे आज मैत्री सेतु का उद्घाटन। पीएम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की पांडुलिपि की 11 खंड का लोकार्पण और कई राज्यों में कोरोना पर प्रशासन का अलर्ट। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु दक्षिण त्रिपुरा और बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। इसके जरिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना आसान हो जाएगा। 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर पीएम आज एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। सीएम विप्लव कुमार देव ने कहा है कि पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में सार्वजनिक सभा को वर्चुअली संबोधित करेंगे। बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन ने चुनाव जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी के 25 साल के पुराने शासन को सत्ता से बाहर कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे श्रीमद् भागवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का लोकार्पण करेंगे। इसके श्लोकों की व्याख्या 21 विद्वानों ने की है। कार्यक्रम पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर होगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डॉक्टर करण सिंह भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की आजादी के 75 साल होने वाले कार्यक्रमों की मूल भावना जन भागीदारी होनी चाहिए। वर्चुअल मीटिंग में पीएम ने कहा कि 1947 के बाद से ये हमारी उपलब्धियों को दुनिया को दिखाने का अवसर है और हमें स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के बलिदान के बारे में लोगों को बताना चाहिए। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटकों से भरी एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच एनआईए को सौंपने को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है। उद्धव के मुताबिक राज्य की जांच पर सबको भरोसा करना चाहिए। मुंबई एटीएस मामले की जांच कर रही है। संसद में आज से सामान्य कामकाज शुरू हो जाएगा। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरोना से पहले की तरह से काम होगा। दोनों सदनों में कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोविड-19 के चलते राज्यसभा और लोकसभा की बैठक अभी अलग अलग चल रही थी। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। कई राज्यों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है और प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा है कि अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो मुंबई में एक बार फिर आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुंबई में कल करीब 1400 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पूरे महाराष्ट्र में कल करीब 9000 नए केस मिले, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। उधर नासिक और मालेगांव में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 15 मार्च तक शादी समारोह पर रोक लगा दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। शहर में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, उन इलाकों में रात 8 बजे बाद खाने पीने के बाजार बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बीच आज बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं होगी। केजरीवाल सरकार का बजट आज और कहां हुई एक तरफा प्रेम में मां बेटी की हत्या। देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच आज देहरादून में होने वाली बैठक टल गई है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। कोई भी फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा करने के बाद दिया जाएगा। इस बीच कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सूत्रों की माने तो साल 2021-22 के लिए 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट का प्रस्ताव हो सकता है। इस बार दिल्ली सरकार के बजट में कई अहम और नए फैसले लिए जा सकते हैं। बजट में सरकार के अस्पतालों में मुफ्त कोविड टीकाकरण का ऐलान भी हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के बुंदेलखंड के दौरे पर होंगे। इस दौरान सीएम योगी कई परियोजनाओं को सौगात देंगे। बुंदेलखंड में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर होगी। अपने दौरे पर सीएम कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पंजाब के जालंधर के गांधी वनिता आश्रम से लड़कियों के भागने के बाद हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद लड़कियों को पकड़ लिया गया। लड़कियों के मुताबिक आश्रम में उन्हें खाने पीने के साथ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है। बिहार के खगड़िया में स्कूल की दीवार गिरने से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना महेश खूट थाना इलाके की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यहां नाला बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया।
यूपी के आगरा में एक तरफा प्रेम में एक युवक ने मां बेटी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर बीच बचाव करने आई एक महिला पर भी आरोपी ने चाकू से वार किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 महिलाओं की हत्या की सूचना से हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कुछ युवकों ने एक नाबालिग के पेट में कंप्रेसर से प्राइवेट पार्ट के जरिए हवा भर दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने घटना के 3 दिन बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जिले के एसपी का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के कोटा से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी बहला फुसला कर उसे झालवाड़ा ले गए और वहां 10 दिन तक कैद कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पिछले 23 साल से इस खतरनाक नक्सली की तलाश थी। नक्सली श्यामलाल उर्फ मोतीराम सनकू जांगधुर्वे पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 14 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। ये करीब 84 वारदातों में शामिल था। और चीन कहां रच रहा है नई साजिश। चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी रणनीति में क्या बदलाव किए और सीनेट चेयरमैन के चुनाव को लेकर इमरान खान ने फिर अपनी ही पार्टी के सांसदों पर पैसे लेने का क्यों लगाया आरोप। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें टॉप 9 चीन पाक साजिश में। एलएसी पर शांति की बात करने वाला चीन नई साजिशें रचने में लगा है। पीएलए की मिलिट्री कमांड तिब्बत में खुफिया तंत्र को मजबूत करने में जुटा है। चीन की सेना यहां से भारतीय सीमा पर चल रही गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन ने यहां बॉर्डर पर सेंसर सिस्टम भी लगा चुका है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के बढ़ते टकराव को लेकर चीन ने अपनी रणनीति बदलने की तैयारी कर ली है। चीनी विशेषज्ञों के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी में अगले 5 सालों तक चीन किसी भी टकराव से बचेगा। इस दौरान वो कूटनीति मजबूत बनाने पर जोर देगा। पूर्वी चीन सागर में चीन को घेरने के लिए जापान सेना भेजने की तैयारी में है। दरअसल चीन ने जापान में सेनकोकस के रूप में पहचाने जाने वाले डियाओ द्वीप समूह के पास फिर से अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, जिसका जवाब देने के लिए जापान भी अपनी सेना को आदेश दिया है। आज से उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और उज्बेकिस्तान के सेनाओं का संयुक्त आतंकवाद निरोधक अभ्यास होगा। इस संयुक्त अभ्यास के जरिए उज्बेकिस्तान के सैनिकों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके युद्ध कौशल को और सक्षम बनाया जाएगा। यह संयुक्त अभ्यास 21 मार्च तक चलेगा। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हुए विपक्ष ने एक बार फिर इमरान खान को चुनौती देने का फैसला किया है। संसद के ऊपरी सदन 12 मार्च को होने वाली सीनेट के चेयरमैन के चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने पीपीपी के यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। गिलानी ने ही सीनेट चुनाव में इमरान की पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पीटीआई के सीनेट मेंबर्स पर चुनाव में वोट देने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया है। इमरान ने कहा है कि उन्हें पता है कि सीनेट के चेयरमैन के चुनाव के लिए उनकी पार्टी के कौन-कौन सांसद पैसा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी पैसे के दम पर चेयरमैन बनना चाहते हैं। 11 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पीडीएम ने इमरान सरकार को सत्ता से हटाने के लिए 26 मार्च को कराची से बड़ा मार्च शुरू करने का ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है 26 मार्च से शुरू होने वाला मार्च 30 मार्च को इस्लामाबाद में बड़ी रैली के साथ खत्म होगा। उन्होंने इमरान सरकार पर विपक्षी नेताओं के साथ गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान मामलों के विशेष अमेरिकी प्रतिनिधि जलमय खालिजाद और अफगानिस्तान में अमेरिकी कमांडर ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने सोमवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। रावलपिंडी में हुई इस मुलाकात में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को लेकर बात हुई। लाहौर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में पीसीबी के सीनियर अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ऑफिस को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। पीसीबी के सीनियर अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 6 क्रिकेटर भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग को स्थगित करना पड़ा था।